बजट क्या होता है जानते हैं ना? बजट सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है ना? हो बजट के जरिए सरकार यह दिखलाता है कि एक वर्ष में भारत सरकार का इनकम कितना है और एक वर्ष में भारत सरकार का खर्च क्या है। 2024-25 में जो बजट आया है वो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। और देखिए बजट कई चरणों से होकर गुजरता है। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि बजट कई चरणों से होकर गुजरता है। मूलतः 6 चरण है बजट के। जो मूलतः 6 चरण है उस 6 चरण को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। और ये याद रखिएगा, संभवतः सीडीएस में पूछा है ये प्रश्न, यूपीएससी में पूछा है ये प्रश्न, और आपके बिहार एसआई में अब जैसे 30-40% कंसेप्चुअल प्रश्न आ रहे हैं, उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि एक बार किसी अन्य एग्जाम में पूछ दिया गया है तो आपके परीक्षा में पूछने की संभावना है। देखिए बजट एक प्रकार का धन विधेयक होता है। बजट की अगर हम लोग बात करें, बजट एक प्रकार का धन विधेयक होता है। और जब बजट एक प्रकार का धन विधेयक होता है तो स्वाभाविक सी बात है वह सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा। और बजट को सबसे पहले लोकसभा में रखा भी जाता है, उसके बाद बजट राज्यसभा में जाता है। तो अब धन विधेयक है, बजट एक प्रकार का धन विधेयक है, तो धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में आता है। चलिए ठीक है, जो भी है। अब एक चीज आप जानिए, बजट को संसद के समक्ष रखवाता है राष्ट्रपति, जबकि बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करता है केंद्रीय वित्त मंत्री। संसद के समक्ष रखवाना अलग बात है और बजट को प्रस्तुत करना अलग बात है। पूछा जाता है, यहां पर विद्यार्थी फंसता है। पिछले दिन भी हम आपको यह बात बताए थे और अभी पुनः हम आपको दोहरा रहे हैं ताकि आप परीक्षा में गलती ना करें। और हमको पूरा विश्वास है आप में से कुछ ना कुछ लोग गलती कीजिएगा ही कीजिएगा। तो बजट को संसद के समक्ष रखवाते राष्ट्रपति है, लेकिन उसे लोकसभा में प्रस्तुत करने का काम करता है केंद्रीय वित्त मंत्री। तो बजट का जो पहला चरण होता है, पहला चरण में बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो पहला चरण होता है वह होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। जो पहला चरण होता है वह होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। लोकसभा में सबसे पहले बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में सबसे पहले बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बजट जब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो बजट पर आम बहस होता है, बजट पर चर्चा होता है। बजट प्रस्तुत करने के बाद बजट के ऊपर आम बहस होता है। सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष अपनी बात रखता है। तो बजट का प्रस्तुतिकरण पहला चरण होता है। द्वितीय चरण में बजट पर होता है आम बहस। मतलब चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद, सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग अपना अपना जो है पक्ष रखता है बजट को लेकर के अपना विचार व्यक्त करता है, बजट को लेकर अपना राय प्रकट करता है। आम बहस के बाद विभागीय समितियों द्वारा इसकी जांच की जाती है।
विभागीय समितियों द्वारा जांच किया जाता है, विभागीय समितियों द्वारा जांच किया जाता है। इसके बाद विभागीय समितियों द्वारा जांच किए जाने के बाद, विभागीय समितियों द्वारा जांच किए जाने के बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद जो है अनुदान की मांग बजट के संदर्भ में रखी जाती है। अनुदान की मांग रखी जाती है, और जब अनुदान की मांग रखी जाती है तो इसी पर कटौती प्रस्ताव भी आता है, कटौती प्रस्ताव भी आता है। और जब अनुदान की मांग पर विचार विमर्श कर लिया जाता है तो इसके बाद जो है आपको विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। और आप याद कीजिए विनियोग विधेयक क्या है, तो संचित निधि से धन निकालने संबंधी जो विधेयक होता है वही होता है विनियोग विधेयक। और इसके बाद जो है आपको वित्त विधेयक पारित किया जाता है, वित्त विधेयक पारित किया जाता है। और जैसे ही वित्त विधेयक पारित कर दिया जाता है वैसे ही यह माना जाता है कि बजट पारित हो गया है। तो समझिए, इसको और समझाते हैं हम आपको, समझिएगा। एक तो पहली बात यह है कि बजट के जरिए सरकार यह दिखलाता है कि इन क्षेत्रों से सरकार को इनकम आने जा रहा है, और सरकार का जो इनकम है वो इन क्षेत्रों में व्यय होगा, खर्च होगा, व्यय होगा, खर्च होगा। बजट में यही दिखलाया जाता है। तो सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है, और प्रस्तुत किए जाने के बाद उस पर बहस होता है। बहस होने के बाद जांच किया जाता है कि सरकार ने बजट के जरिए जो अलग अलग विभाग को राशि आवंटित किया है वो सही है या नहीं है, ज्यादा है, कम है, ये सभी चीज जांच किया जाता है। और जांच किए जाने के बाद अनुदान की मांग, बजट के जरिए ही अनुदान की मांग रखी जाती है। यहां इस विभाग के लिए ये चाहिए, इस विभाग के लिए ये चाहिए। और फिर अनुदान की मांग के पारित होने के बाद, अनुदान की मांग मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब अनुदान की मांग के जरिए सरकार संसद के समक्ष डिमांड करता है कि हमको ये खर्च होने जा रहा है, हमको ये खर्च होने जा रहा है, ये आप हमको दीजिए। अब सरकार डिमांड करता है तो भारत सरकार के पास तो सबसे महत्वपूर्ण निधि संचित निधि है। जब सरकार डिमांड करता है संसद से अपने खर्चों को लेकर, तो भारत के पास तो 3 निधि है, लेकिन महत्वपूर्ण निधि है संचित निधि। और पैसा संचित निधि से ही निकाला जाता है। पैसा संचित निधि से निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। विनियोग विधेयक पारित हो गया, मतलब अब संचित निधि से पैसा निकल सकता है। और विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद वित्त विधेयक पारित किया जाता है। और जैसे ही वित्त विधेयक पारित हो जाता है वैसे ही समझा जाता है कि बजट पारित हो गया, और उसके बाद राशि सब हर विभाग को आवंटित कर दी जाती है। और फिर जो है हर विभाग पूरे 1 वर्ष तक जो है अपना खर्च करते रहता है। अगर आप पॉलिटी के नोट में जाएंगे, ये 6 चरण का चर्चा है। अब देखिए 2024-25 का जो बजट है, 2024-25 के बजट के संबंध में मुख्य बात की चर्चा आगे हम आपके साथ करने जा रहे हैं। 2024-25 के बजट के संदर्भ में जो है जो भी मुख्य बात है वो सब मुख्य बात की चर्चा आगे हम आपके साथ कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। पहली बात, 2024-25 का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो है आपको प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री जब भाषण दे रही थी तो उस भाषण के दौरान वित्त मंत्री के द्वारा विकसित भारत शब्द का प्रयोग किया गया था। विकसित भारत शब्द का प्रयोग किया गया था। और केंद्रीय वित्त मंत्री ने, और आप सब लोग जानते होंगे ये बात, कि भारत ने यह लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत
विकासशील देश के श्रेणी में नहीं रहेगा, बल्कि भारत विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। और लक्ष्य बड़ा हमेशा रखना भी चाहिए, समझ गए। भले लक्ष्य प्राप्त किया जा सके या ना किया जा सके, उससे मतलब न है, लेकिन आपकी क्षमता से बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा लक्ष्य, नहीं, आपकी क्षमता से थोड़ा बड़ा जरूर होना चाहिए, समझे, तब आप अचीव भी कर सकते हैं। तो अभी ऐसे भी भारत विकासशील देश की श्रेणी में आ रहा है, और भारत अगर चाहे तो विकसित देश की श्रेणी में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, भारत आ सकता है, क्योंकि भारत के पास मानव श्रम की कोई कमी नहीं है। मतलब जनसंख्या का, मानव श्रम शब्द का प्रयोग जो है किताबी भाषा में मानव श्रम हम बोले हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में जनसंख्या कह सकते हैं। तो भारत के पास मानव श्रम की कोई कमी नहीं है, मतलब जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, बेरोजगारों के झुंडों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अनस्किल्ड बेरोजगार हैं भारत में, अप्रशिक्षित बेरोजगार हैं भारत में। यही लोग, और भारत सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है, और काम तो मुख्य तौर पर युवा वर्ग के लोग ही करते हैं। तो भारत अगर चाहे, भारत सरकार अगर चाहे तो अपने युवाओं को प्रशिक्षित करके भारत को विकसित बना सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हां, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 भाषण को प्रस्तुत करते हुए, 2024-25 बजट को प्रस्तुत करते हुए भाषण दी, तो उस भाषण में उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका मानना है कि 9 चीजों पर ज्यादा जोर देना होगा, यानी 9 प्राथमिक चीजों पर ज्यादा जोर दे करके भारत विकसित हो सकता है, ऐसा केंद्रीय वित्त मंत्री का मानना है। और केंद्रीय वित्त मंत्री का मानना है कि भारत बुनियादी ढांचा में यानी बेसिक स्ट्रक्चर में सुधार करके, बेसिक अवसंरचना में सुधार करके भारत विकसित भारत बन सकता है। बुनियादी अवसंरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, या बुनियादी अवसंरचना, ढांचा एक ही बात है। अब बुनियादी ढांचा कहने का मतलब क्या है? पूरे देश में अच्छी सड़क हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छी बिजली की व्यवस्था हो, अच्छे अस्पताल की व्यवस्था हो, यही तो बुनियादी ढांचा है, यही तो बुनियादी ढांचा है। जैसे एक बात आप समझिए, कोविड पेंडेमिक के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेडशीट नहीं मिल रहा था, मतलब कहीं ना कहीं भारत में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था जर्जर है। मतलब ये चीज इस चीज को दर्शा रहा था कि जो मूल जरूरत की चीज है वो भी भारत के पास नहीं है। तो बुनियादी ढांचा पर काम करके, बेसिक स्ट्रक्चर पर काम करके भारत को विकसित बनाया जा सकता है, यह स्टेटमेंट उन्होंने कही। इसके बाद शहरी विकास के जरिए भारत को विकसित बनाया जा सकता है, ऊर्जा सुरक्षा के जरिए भारत को विकसित बनाया जा सकता है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि के जरिए भारत को विकसित बनाया जा सकता है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर के भारत को विकसित बनाया जा सकता है, और युवाओं को प्रशिक्षण देकर के मतलब नए नए क्षेत्रों में जो है नवाचार किया जा सकता है। देखिए, भारतीय शिक्षा पद्धति की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय शिक्षा पद्धति में जो है ना सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर सभी होता है, समझे, लेकिन बहुत सारा फील्ड है जिसमें काम किया जा सकता है। जितने भी विकसित देश है, उन विकसित देशों में आप जाकर के देखिए, हर लोग अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हर लोग अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत के युवा सरकारी जॉब के पीछे ही भागते हैं।
और बिहार में तो ऐसे कुछ है नहीं, बिहार के युवा को तो भागना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में एकदम से स्कोप है ही नहीं, बिहार में भी स्कोप है, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, बिहार में भी स्कोप है, समझे। तो आगे आप समझिएगा, मतलब ये सब जो है 2-4-5 बात, 9 प्राथमिक चीजों में से 2-4-5 बात हम आपको बतलाए हैं। बुनियादी ढांचा में विकास, इसके बाद ऊर्जा सुरक्षा, शहरी विकास, युवाओं को प्रशिक्षित करके कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके, ये सब के जरिए भारत विकसित बन सकता है, भारत विकसित हो सकता है, ऐसा केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कही है। और केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जब बजट के ऊपर भाषण दिया जा रहा था, तो उस भाषण के दौरान उन्होंने कई सारी योजनाओं की घोषणा की। जैसे कि उन्होंने एक पूर्वोदय योजना की घोषणा की, पूर्वोदय योजना की घोषणा की। फिर केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा वात्सल्य योजना की घोषणा की गई, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा वात्सल्य योजना की घोषणा की गई। फिर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, पूर्वोदय योजना, वात्सल्य योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये तमाम योजनाओं की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किए गए भाषण के दौरान जो है, इन योजनाओं की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा किया गया। अब पूर्वोदय योजना क्या है, वात्सल्य योजना क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पूर्वोदय योजना। देखिए, विशेष तौर पर भारत के पूर्वी भाग में जो बिहार, झारखंड, ओडिशा, बिहार के पूर्वी भाग में जो बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं, जो बिहार के पूर्वी भाग में बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं, इन राज्यों में खनिज संसाधन की काफी उपलब्धता देखने को मिलती है। यहां पर खनिज संसाधन शब्द का प्रयोग हम लौह अयस्क के संदर्भ में कर रहे हैं, मैग्नीज के संदर्भ में कर रहे हैं, कोयला के संदर्भ में कर रहे हैं, अभ्रक के संदर्भ में कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो आपको पूर्वोदय योजना का संबंध बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से है। इस योजना के तहत इन राज्यों को विशेष पैकेज, विशेष राशि देकर इन राज्यों का चतुर्मुखी विकास किया जाए, इन राज्यों का चतुर्मुखी विकास किया जाए। देखिए, जब इस योजना की घोषणा हुई तो केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना भी हुई, क्योंकि कुछ विशेष राज्यों पर विशेष जोर दिया गया। और विशेष तौर पर केंद्र की मोदी सरकार वर्तमान में जो 2 बैसाखी, बिहार और आंध्र प्रदेश, बिहार में नीतीश जी की बैसाखी और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर केंद्र की मोदी सरकार टिकी हुई है। तो लोगों को यह लगा कि केंद्र की मोदी सरकार यही 2 बैसाखी पर टिकी हुई है, तो विशेष पैकेज दे रहा है, विशेष योजना इन राज्यों के चतुर्मुखी विकास को लेकर जो है लाया जा रहा है। तो खैर ठीक ही है, कुछ भी हो, विकास होना चाहिए, समझ गए, और क्या, किसी भी रूप में विकास होना चाहिए। तो पूर्वोदय योजना का जो लक्ष्य है, पूर्वोदय योजना का लक्ष्य है बिहार, झारखंड,
ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का चतुर्मुखी विकास करना, चतुर्मुखी विकास करना। इसके बाद दूसरा है आपको वात्सल्य योजना, दूसरा है आपको वात्सल्य योजना। इसका संबंध बच्चों से है, बच्चा, इसका संबंध बच्चों से है और ये एक प्रकार का पेंशन, पेंशन योजना जैसा है। देखिए वात्सल्य योजना अच्छी योजना है, हमको पर्सनली काफी अच्छा लगा ये, जब हम इस योजना के बारे में जाने तो काफी अच्छा लगा। देखिए इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य ये है कि जब कोई बच्चा 18 वर्ष का हो तो उसके नाम से कुछ पूंजी जमा होना चाहिए, उसके नाम से कुछ पूंजी जमा होना चाहिए ताकि वो आगे अपने जीवन में उस पूंजी के सहयोग से कुछ कर सके, कुछ कर सके। और इस योजना में यह प्रावधान किया गया है कि बच्चों के जो माता पिता या अभिभावक हैं वो बच्चों के नाम से प्रति माह कम से कम 1000 रुपया जमा करे, कम से कम 1000 रुपया जमा करे। और फिर 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष पूरने के बाद एक अच्छा खासा रकम जो है उस बच्चा के नाम से इकट्ठा हो जाएगा। तो हमको लगता है कि अगर पैसा होगा, थोड़ा स्किल होगा, तो फिर वो बच्चा अच्छा कर सकता है, बेहतर कर सकता है, वो आत्मनिर्भर हो सकता है, वो जॉब के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेगा, बल्कि वो पूरी तरीका से अपने ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है। तो इसी वजह से जो है ये योजना हमको अच्छा लग रहा है और हमको लगता है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों के नाम से जो भी आपका इनकम है, जिस रेशियो में आपका इनकम है उस रेशियो में जो है अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये योजना एक प्रकार से कहिए तो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करता है, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करता है। जैसे मान लिया जाए कि आप ही के नाम से कुछ पैसा इकट्ठा है, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको नहीं कुछ हुआ, तो वो पैसा होगा तो उस पैसा के जरिए तो आप कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, समझ गए। और पढ़े लिखे होंगे तो चीजों को अच्छे से आप रन कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये है। और फिर इसके बाद है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। देखिए भारत में अभी भी जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइबल यानी आदिवासी, देखिए वर्तमान में भारत में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वे अभी भी समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, वे अभी भी समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। तो समाज की मुख्य धारा में वे अभी भी नहीं आ पाए हैं, तो जनजातीय समुदाय के लोगों के उत्थान को लेकर, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने को लेकर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने की घोषणा जो है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की गई है। और ये घोषणा हुआ, अब धीरे धीरे जो है ये योजना लागू भी होगा। और केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो है अपने बजट भाषण में बिहार को लेकर के कई प्रकार की बातें की गई, बिहार को लेकर के केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा अपने बजट भाषण में कई प्रकार की बातें की गई। देखिए अब बिहार को लेकर क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया इसको आप समझिए। बिहार में गया जिला है, जानते हैं ना, गया में विष्णुपद मंदिर जानते हैं ना, महाबोधि मंदिर है ना। तो गया में
जो विष्णुपद मंदिर है, गया में जो महाबोधि मंदिर है, गया में जो विष्णुपद मंदिर है और गया में जो महाबोधि मंदिर है, इन मंदिरों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा और गया को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल, विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल, विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल बनाने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। देखिए, पर्यटन से जो होता है ना, पर्यटन इनकम का स्रोत है। देखिए, आप स्वयं सोचिए कि अगर आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो वहां पर आप रूम लेकर रहते हैं, मतलब एक होटल, होटल का बिजनेस आगे बढ़ रहा है, फिर आप खाना खाते हैं, फिर आप घूमते हैं, मतलब पर्यटन रोजगार का भी एक अच्छा जरिया है और विदेशी पैसा आने का भी एक अच्छा जरिया है, विदेशों से पैसा आने का भी एक अच्छा जरिया है। अब जैसे गया बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में हुआ था। अब जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग श्रीलंका में है, इंडोनेशिया में है, जापान में है, तिब्बत में है। अब ये सब लोग जब आते हैं तो अपने देश से, अपने देश की मुद्रा लेकर आते हैं, यहां एक्सचेंज करते हैं, तो उससे विदेशी मुद्रा भी भारत आता है। पर्यटन इनकम का एक अच्छा जरिया है, पर्यटन इनकम का एक अच्छा जरिया है, समझ गए? तो पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार के द्वारा किया गया अच्छे पहल में से एक माना जाता है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया कि गया में जो विष्णुपद मंदिर है, गया में जो महाबोधि मंदिर है, इन मंदिरों को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल बनाना है, ताकि बौद्ध धर्म से जुड़े विश्व के सभी देश के लोग यहां आए। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर भी केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा घोषणा किया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व को लेकर नालंदा को भी पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करना है, नालंदा को भी पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करना है। ऐसे नीतीश जी तो नालंदा का विकास ठीक ठाक कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी पर्यटन लायक अभी भी नालंदा नहीं है। तो एक प्रकार से बिहार की नीतीश सरकार को साधने के लिए भी, क्योंकि नीतीश जी को नालंदा से बहुत ही ज्यादा लगाव है, तो एक प्रकार से नीतीश जी को साधने के लिए भी ये चीज, लेकिन अगर ऐसा होगा तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, कभी कभी घोषणा घोषणा ही रह जाता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री का घोषणा है तो होना चाहिए, जमीन पर चीजें उतरनी चाहिए। तो ये सब बातें जो है कही गई थी 2024-25 बजट प्रस्तुत करते हुए, जो है केंद्रीय वित्त मंत्री ने ये सब बातें कही। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगर हम लोग बात करें तो वो लगातार 7 बार बजट प्रस्तुत की है। सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम दर्ज है, 10 बार, 10 बार। मोरारजी देसाई के बाद पी चिदम्बरम 9 बार, उसके बाद प्रणब मुखर्जी 8 बार, और उसके बाद वर्तमान समय तक में निर्मला सीतारमण 7 बार। और जब बजट आता है ना, तो बजट के जरिए
2024-25 के वित्त वर्ष में भारत का क्या प्राथमिक घाटा होगा, क्या राजकोषीय घाटा होगा, ये सब भी बतलाया जाता है। और टैक्स स्लैब भी, टैक्स स्लैब मतलब कितना इनकम है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स स्लैब सब भी जो है बजट के जरिए ही बतलाया जाता है कि कितना इनकम से कितना तक में कितना प्रतिशत सरकार को आपको टैक्स देना होगा। तो ये सब चीज बजट के जरिए ही जो है आपको दिखलाया जाता है। जो टैक्स स्लैब है उसके विषय में थोड़ा सा यहां पर हम आपको बता दें। 2024-25 बजट के दौरान जो टैक्स स्लैब है 0 से 3 लाख रुपया, ये वार्षिक है, वार्षिक यानी एक वर्ष में। एक वर्ष में अगर आपका इनकम 0 रुपया से 3 लाख रुपया तक है तो आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है, 0% टैक्स देना है। लेकिन अगर आपका इनकम 3 लाख से 7 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपका जो इनकम है उसका 5% जो है आपको देना पड़ेगा। फिर आपको 7 लाख से 10 लाख तक अगर आपका इनकम है तो 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा, 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और फिर 10 से 12 लाख अगर आपका इनकम है, 10 से 12 लाख प्रतिवर्ष आपका इनकम है तो फिर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, 15% टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको अगर आपका इनकम 12 से 15 लाख है तो आपको 20% तक टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपका इनकम 15 लाख से अधिक है, 15 लाख से अधिक है प्रति वर्ष, तो आपको 30% तक टैक्स देना होगा, आपको 30% तक टैक्स देना होगा। और 15 लाख से अधिक जितना भी हो जाए, 15 लाख से अधिक जितना भी हो जाए उसमें 30% तक ही जो है आपको टैक्स देना पड़ता है। तो 2024-25 बजट के जरिए जो टैक्स स्लैब की घोषणा की गई है वह यही जो है आपको टैक्स स्लैब है। कभी काल ऐसे तो ना ही पूछता है, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा, एक आम नागरिक होने के नाते ही जो है इसको याद रख लीजिएगा। और जो है विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, ये सब याद रखना जो है आपके लिए जरूरी है। जैसे ये सब योजना है, ये सब योजना याद रखना जो है आप लोगों के लिए जरूरी है। बिहार को लेकर जो स्पेशल अनाउंसमेंट किया गया है, बिहार के गया को लेकर के, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के, वो सब स्पेशल अनाउंसमेंट जो है आपको याद रखना आपके लिए जरूरी है। समझ गए?